सुप्रभात बच्चों। कैसे हो बच्चों? आशा है आप सकुशल होंगे व अपनी पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे क्षितिज बाग 1, जिसका हमने 2 कविताएं और एक कहानी पढ़ी। कहानी हमने पढ़ी थी, पहली कहानी क्या थी? 2 बैलों की कथा। और जो दूसरा पार्ट है, जो गद्य भाग है, उसमें जो दूसरा पार्ट है वो है लहासा की ओर। लहासा की ओर लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। तो हम लहासा की ओर पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत जिस प्रकार से कहानी और नाटक होते हैं, उसी प्रकार से एक यात्रा वृत्तांत भी एक हिंदी साहित्य की विधा है। जैसे कविता है, कहानी है, निबंध है, इसी प्रकार यात्रा वृत्तांत में लेखक अपने द्वारा कहीं पर भी जो यात्रा की गई है उसका रोचक शैली में वर्णन करता है कि उसने वो यात्रा कैसे की, वहाँ उसका अनुभव कैसा रहा, ये सब वो विस्तार से बताता है। तो जब किसी यात्रा का रोचक शैली में वर्णन होता है तो वो क्या कहलाता है? यात्रा वृत्तांत। ये हिंदी साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं। जैसे हमने कहानी, निबंध ये सब पढ़े थे, उसी प्रकार यात्रा वृत्तांत भी हिंदी साहित्य की एक विधा है। तो बच्चों, आशा है आप यात्रा वृत्तांत के बारे में जान गए होंगे कि अपनी यात्रा का वर्णन, कहीं भी कोई घूमा उसका वर्णन किया। तो हम लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत पढ़ने से पहले उनके लेखक राहुल सांकृत्यायन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कैनेला था। उनका मूल नाम था केदारनाथ पांडे। उनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और तब से उनका नाम क्या पड़ गया? राहुल सांकृत्यायन। पहले उनका नाम क्या था? केदार पांडे। कौन सा धर्म ग्रहण करने से उनका नाम में? बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उनका नाम क्या हो गया? राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। जन्म कब हुआ? 1893 में। और मृत्यु कब हुई? 1963 में। 1893, 1893 और 1963, 1963। और उनका मूल नाम क्या था? केदार पांडे। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात क्या नाम हो गया? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। मतलब साहित्य की रचना की, सृजन करना, रचना करना। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो दुनिया को बदलो, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर भी राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 के लगभग है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। मतलब जो गायब होने वाली थी, लुप्त प्राय होना मतलब गायब होने वाली थी। तो आज का जो हम पढ़ने वाले हैं लहासा की ओर, जो यात्रा वृत्त है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये संकलन अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया। मतलब जो राहुल जी का प्रथम तिब्बत यात्रा की जब उन्होंने एक विस्तृत लेख, बहुत बड़ा एक पुस्तक लिखी थी, उसमें से थोड़ा सा भाग हमारी पाठ्य पुस्तक में, और जिसे क्या नाम दे दिया गया? लहासा की ओर, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय
भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा भिखमंगों के वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ लेखक ने किस तरह से रास्ते में परेशानियां उठाई, किस तरह से वो घूमा, ये सारी बातों का वर्णन इस पाठ में लेखक ने बहुत ही रोचक शैली में किया है। तो अभी हम इस पाठ को पढ़ने से पहले इससे संबंधित इस पाठ में जो कठिन शब्द हैं उनको हम देख लेते हैं, फिर हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले हम इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दों को देख लेते हैं। डांडा, डांडा मतलब ऊंची जमीन, ऊंची जमीन जो इस तरह से बन जाती है ना। थोला, तिब्बती समाज का एक स्थान। बिटे, टीले के आकार का ऊंचा सा स्थान, मतलब जहाँ बालू मिट्टी इकट्ठी हो जाती है उस जैसा कोई एक ऊंचा स्थान। कंडे, गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन के काम आते हैं। सत्तू, भुने हुए अन्न जो चना का आटा, भून लेना, अनाज को भून लेना और उसको पीस लेना क्या कहलाता है? सत्तू। थुक्पा, सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी, मांस के साथ पतली लोई की तरह पकाया गया कोई खाद्य पदार्थ। गंडा, मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, कई बार बांध लेते हैं ना हाथ, कईयों के आपने देखा होगा, आप लोग भी बांधते होंगे, हाथ पे बंधा हुआ होता है। चीरी, फाड़ी हुई या काटी हुई, चीर देना, चीर कहते हैं मैं इसको चीर दूंगा, तो चीरी मतलब फाड़ी हुई या काटी हुई। भरिया, बाहर वाहक या बोझा ढोने वाला। सुमति, लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु जिसका नाम लोंज्ड शेख था। इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ, अतः सुविधा के लिए लेखक उसे सुमति नाम से पुकारा है। तो बच्चों, हमने इस पाठ के शब्दार्थ देखे, अब हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ते और समझते हैं कि लेखक ने तिब्बत की यात्रा कैसे की, उसी किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और क्या ऐसी विशेषताएं उसने तिब्बत में देखी, उन सब का लेखक ने यहाँ पे वर्णन किया है। ल्हासा की ओर, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। फरी कलिटपोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, मतलब यहाँ से व्यापार ही नहीं होता था बल्कि सैनिक लोग भी यहीं से जाते थे। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती है। पलटन मतलब सेना, पलटन सेना। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, मतलब बहुत पहले के मकान बने हुए थे, वो फौजी मकान जहाँ पे सैनिक रहते थे वो मकान अभी आजकल गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई देते हैं, मतलब वहाँ कुछ लोग रहते हैं और वहाँ थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसा ही परित्यक्त, परित्यक्त मतलब छोड़ा हुआ एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत ही सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं है। ये सब क्या है? आराम की बातें हैं। क्या क्या विशेषता थी तिब्बती समाज की कि वहाँ जाति पाति नहीं है और छुआछूत नहीं है और औरतें पर्दा नहीं करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, मतलब कोई भी आ जा सकता है, लेकिन सिर्फ चोरी के डर से कुछ बहुत ही वैसे लोग हैं उनको अंदर नहीं आने दिया जाता, नहीं तो बल्कि कोई रोक टोक नहीं है, कोई जाति पाति का नहीं है, बिल्कुल समाज में एकदम
समानता है। यहाँ की स्त्री पुरुष भी बिल्कुल असमान रूप से रहते हैं, वहाँ औरतें पर्दा नहीं करती हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, कह रहा है कि आप अंदर जा सकते हो चाहे आप उनके जानकार हो या न हो, अपरिचित हो ना, नहीं जानते हो, तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंडी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोड़ीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। यहाँ समझ में आया तिब्बती समाज के बारे में कि लोग किसी अपरिचित को भी अपने घर में आराम से आने देते हैं, और अगर कोई बोलता है कि मुझे चाय चाहिए या कुछ खाना बना, तो वो उस घर की बहू या सास बना सकती है, या फिर किसी को लगता है कि मेरा सामान कोई ख़त्म कर देगा तो वो खुद भी बना सकता है। मतलब समाज एकदम स्वच्छंद प्रवृत्ति का है, उनमें भेदभाव बिल्कुल नहीं है। सिर्फ कौन लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता, सिर्फ ऐसा लगता है कि ये चोरी कर सकता है, उसी को अंदर नहीं आने जाता। ये सब लेखक ने कहाँ पे देखा, जब वो नेपाल के से तिब्बत जा रहे थे, तो रास्ते में जो लोग मिले उनसे उन्होंने ये अनुभव प्राप्त किया। पृथक चिन्ह किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्ठी उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोल्डा के पहले के आखिरी गांव पहुंच गए। वहां भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। मतलब वेश तो कैसा था उनका, भिखमंगे, लेकिन कह रहा फिर भी हमें रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। क्यों? क्योंकि वहाँ सुमति के जान पहचान के लोग थे, इसलिए चाहे वो भिखारी के वेश में जाए चाहे के सज्जन वेश में, फिर भी उनको रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री, भद्र मतलब सभ्य पुरुष, अच्छी वेशभूषा जिसने पहन रखी हो, अच्छे कपड़े पहन रखे थे, के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर करता है, खासकर शाम के वक्त छंड पीकर बहुत कम लोग होशो हवास को दुरुस्त रखते हैं। होशो हवास को दुरुस्त रखना मतलब होश में रहना, मतलब वो छंद एक नशीला पदार्थ है। शाम के समय लोग वो पी लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। होशो हवास को दुरुस्त रखना मतलब वो अपने होश में नहीं रहते, उनको किसी का आदर करना है ये सब उनको ध्यान नहीं रहता। किस कारण? नशे के कारण। छंड एक नशीली पदार्थ चीज़ है, उसे पी लेते हैं। तो पहली बार जब उसी गांव में आए, लेकिन भिखमंगों के वेश में होने पर भी उन्हें जगह मिल गई। क्यों? क्योंकि एक तो वो दिन में आए थे और दूसरा सुमति के जान पहचान के थे, इसलिए भिखमंगों के वेश में होते हुए भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। जबकि 5 साल बाद वे एक सज्जन पुरुष, एक भद्र आदमी के रूप में आए और घोड़ों पे सवार होकर आए थे, लेकिन वो शाम के समय आए थे और शाम के समय सब लोग एक नशीला पदार्थ नशा कर लेते हैं, अच्छा शराब जैसी कोई चीज़ होती है वो पी लेते हैं और उसको पीने के बाद वो अपने होशो हवास में नहीं रहते। इसी कारण लेखक को दोबारा रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिल पाई थी। अब हमें सबसे विकट डोंडा थोड़ला पार करना था। डांडे तिब्बत के सबसे खतरे की जगह है, मतलब ऊंची नीची जगह। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता और बहुत गहन जंगल और ऊंचे नीचे पहाड़ होते हैं। तिब्बत के गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता।
सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिख मंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची मतलब दया का एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और बढ़े चलेंगे। लेखक को जान का खतरा किस लिए नहीं होता था? क्योंकि वो भिखारियों के वेश में होते, तो जब भी कोई अनजान मिलता तो वो भीख मांगने लगते, तो लगता कि इनके पास क्या है, इनको कौन मारेगा। मतलब वो अगर सभ्य भेष में होते, भिखारी नहीं होते, तो उनको लगता कि इनके पास बहुत धन दौलत है तो कोई भी मार सकता था। तो तिब्बत में हथियार कानून न रहने के कारण क्या 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 ऐसी परेशानियां आई आपने पढ़ा इसमें कि लोगों को हमेशा अपनी जान का खतरा रहता था। लोग पिस्तौल बंदूक को कैसे लेके घूमते थे, जैसे लोग लाठी लेके घूम रहे हों, और किसी की भी हत्या वे कर देते थे। मारने के पश्चात ही वो देखते थे कि उसके पास क्या है। तो ये हमने यहाँ तक ये पाठ पढ़ा, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।